सर मैं ये अभी का जो वर्तमान समय है और मेरी लोकेशन अभी मैं गुड़गांव के पास में हूँ। ठीक तो है। मैं तावड़ू में कुछ मतलब एक भूमि का भूखंड है। एक एक किला मतलब 205 बाय 205 का, उसमें कुछ स्टार्ट करना चाह रहा था। तो क्या टमाटर या कुछ इस तरीके की फसल अभी लगाई जा सकती है? अगर नहीं तो मुझे कुछ मार्ग निर्देशन चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पंचांग में किस किस तारीख को क्या बो सकता हूँ जो फलीभूत हो। और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो रसायन है वो मैंने अभी बनाए नहीं है। तो कुछ जो भी आपके यहाँ से फर्टिलाइजर्स या जो भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनको यूज करके किया जा सकता है, तो छोटा सा एक आपसे ओवरव्यू और थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहा जी। कितने एकड़ भूमि है अभी अभी जी? था। रिव्यू ख्याल में 1 एकड़ मतलब 205 फीट बाय 205 फीट है सर। 205 फीट बाई दो सौ किला पाँच बोल पंजाब में एक 1 किला बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, लगभग 1 एकड़ जमीन हो गई आपकी, 1 एकड़ से थोड़ी सी कम, 42,000 स्क्वायर फीट मान लीजिए। हाँ। ठीक है। तो इसमें अभी तक क्या प्रक्रिया कर रहे थे आप? क्या रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं नहीं, इसमें कभी भी रासायनिक नहीं डाला। इसमें मैंने बारिश के अंदर लौकी, कद्दू और लोबिया और ये सब बोया जी। था। सफेद पेठा तो निकला नहीं था, नॉर्मल पेठा थोड़ा सा निकला। पर बहुत ज्यादा हुई थी। देखिए लोबिया सब। जी, अभी जी इसमें बहुत ज्यादा प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। हम कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं जमीनी स्तर पर, जैसे मीठा जैव रसायन हो गया। ठीक है। और मीठे जैव रसायन के बाद में, जैसे अगर आप टमाटर वगैरह की फसल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट है अगर आप जैव रसायन वगैरह ना बनाएं। और जैव रसायन बनाने के अलावा अगर एक बायो फर्टिलाइजर बैग आप लगा लेते हैं। जी। हेलो, सुन पा रहे हैं अभी जी? हाँ जी, हाँ जी। बायो हाँ जी, हाँ फर्टिलाइजर जी। बायो फर्टिलाइजर बैग लगा लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारी चीजें आप बनाने से बच जाएंगे। ये सारी चीजें बायो फर्टिलाइजर बैग में आप डाल सकते हैं, और इसी के द्वारा आप बायो फर्टिलाइजर बैग से जो भी मटेरियल निकलेगा उसको आप अपने खेत में चलाइए। तो उसमें हम इसके द्वारा बहुत सारी चीजों की पूर्ति हम खेत में कर सकते हैं। जैसे हमारे खेत में एंजाइम बढ़ेगा, इसके जरिए कार्बन बढ़ेगा, और ये जो लिक्विड अपन खेत में चलाएंगे तो इसके जरिए मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, और मिट्टी बहुत ज्यादा भुरभुरी भी हो जाती है। हाँ। तो सर उसमें क्या क्या डालना है बायो फर्टिलाइजर बैग में? सर फर्स्ट टाइम तो आप देखिए, गौमूत्र, गाय का गोबर और छाछ। ठीक है। इसके साथ में गुड़, गुड़ का 1-2 किलो 3 किलो की मात्रा में आप गुड़ भी डाल सकते हैं। साथ में जो आपके पास में हरा चारा लगा होगा या हरी सब्जी के छिलके वगैरह आते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। मीठा फल डाल सकते हैं, तो मीठा जैव रसायन भी इसी में कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ एंजाइम बढ़ाने के लिए। और फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति के लिए सरसों की खली का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो मैं फर्टिलाइजर बैग की एक बार आपको डिटेल भेजूंगा, वो आप पूरी पढ़िएगा। ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम में लगभग, जैसे ठीक है सर। 2 एकड़ या 2.5 एकड़ का लगाते हैं, तो फर्स्ट टाइम में लगभग 80 किलो गोबर लगता है। ठीक है। 5 लीटर गौमूत्र और 5 लीटर आपका छाछ लगेगी। और जब इसको 45 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 45 दिन के बाद में डेली बेसिस पे 5 किलो गोबर, छाछ और गौमूत्र डालना होता है। साथ में 1 या 2 किलो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी। इसमें इसमें क्या और सर रहेगा क्या कि चीज? इसमें क्या रहेगा हाँ कि बोलिए, बोलिए। अलग से आपको जैव रसायन वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए। ठीक है सर। सर मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक सिंह। जी हाँ। जी सर। सर प्लीज मेरे को मतलब, आपका आई विल बी वेरी मच थैंकफुल।
बड़ा धन्यवाद आपका। अभी जी आपका नंबर बता दीजिए मुझे व्हाट्सअप। 83 83 64 64 66। 64 64 66। हाँ, 9983 ठीक है 99 83 64 66 कंप्लीट। ठीक है। अभिषेक नाम है, अभिषेक चौधरी। मैं आपको इसकी डिटेल सेंड करता हूँ। और जो भी आप प्लान करना चाहें, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि टमाटर लगाना चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप इस सीजन में टमाटर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें जो खेती की तैयारी करनी रहेगी उसके बारे में मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। ठीक, ठीक। मैं सॉरी सर, कि एक्चुअली गाड़ी चलाते हुए मैंने फोन किया। ओके ओके, मैं आपको व्हाट्सअप कर एक देता अभी हूँ। जी आप कोई बात नहीं है, मैंने चैट बॉक्स में भी दीपक जी का नंबर छोड़ दिया है। आपको जब भी टाइम मिले आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो दीपक जी आपको व्हाट्सएप कर लेंगे। सेकंड। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ये जो बायो फर्टिलाइजर बैग है, इसमें जैसे मैं सोच रहा था मंडियों के जो बीज वगैरह होते हैं सब्जियों के, वो डाल सकते हैं क्या इसमें, हाँ, हरी ताकि हरी और सब्जी, अच्छी वो। हरी सब्जी के जो भी छिलके वगैरह हैं वो आप हरा चारा, हरी सब्जियों के छिलके सभी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका किचन का वेस्ट अगर ताजा निकल रहा है तो किचन का वेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, बाकी मैं आपसे व्हाट्सएप पे। ओके ओके। और किसी किसान साथी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। महेंद्र गोडकी जी, नारायण अय्यर जी, शंकर भंडारी जी, विनोद जी। सर मैं बोल रहा था। सर एक और। मैं हेलो। हाँ जी महेंद्र जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था, हमें क्या आम का प्लांट लगवाना था 1 एकड़ में। जी। तो जैसे उसमें खाद कौन सा यूज करें पहले। आम के प्लांटेशन के लिए सर हेलो। सॉइल टेस्टिंग वगैरह करवाई हुई है आपने? नहीं सर, अभी कुछ नहीं करा है। तो प्लांट आपने बुलवा लिए हैं या आने वाले हैं? आने। आने वाले हैं। तो जी। महेंद्र जी एक बार आप मिट्टी परीक्षण करा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की बीमारियां प्लांटेशन में देखने को मिलती हैं। जी सर। हमारा प्लांट अच्छा रहे, तो अच्छे से मिट्टी ग्रोथ, परीक्षण, हाँ। जी अच्छे से ग्रोथ वही करे, सर। उसके लिए सॉइल टेस्टिंग जरूरी है। जी जी। तो उसके लिए ठीक है। कैसा क्या करना पड़ेगा तो। महेंद्र जी थोड़ी सी जानकारी पहले मुझे ये दीजिए कि जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं पहले? मैं बैतूल से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश बैतूल से। छिंदवाड़ा से। तहसील भैंसदई है मेरी। ठीक है। नहीं नहीं, बैतूल जिला बैतूल है मेरा। जिला बैतूल, तहसील भैंसदेही। और ये जो 1 एकड़ में आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो इसकी मिट्टी कैसी है? दोमट मिट्टी, मतलब भुरभुरी। हमारी तरफ बर्री भुरभुरी, जमीन बोलते हैं उसको। भुरभुरी दोमट हाँ। मिट्टी है। और ये हाँ। लगभग 1 एकड़ में कितने प्लांट इम्प्लांट कर रहे हैं आप? 100। 100 प्लांट लगाएंगे। जी। ठीक है। कौन सी वैरायटी है? ये ये अभी केसर और का चल रहा है हमारा। केसर और? और एक कौन सी वैरायटी का बोला था आपने। हाँ? केसर, और एक कौन सा बोला था। केसर का ही है, केसर का ही। केसर की है। अच्छा, जी। प्लांट आने में अभी अपने को कितना समय है? अभी कम से कम। हेलो। हाँ, 15 दिन 15 दिन। 15 दिन। ठीक है, अपने पास पर्याप्त समय है जी। प्लांट आने से लेकर के। ठीक है। जी जी। और आपका नंबर और बता दीजिए मुझे।
9907 9907 9907 हाँ 06 0606। 76। हाँ 76 है फिर लास्ट। ठीक है महेंद्र जी, ये सॉइल टेस्टिंग आप किसी प्राइवेट संस्थान से कराइएगा, क्योंकि हमारी सरकारी संस्थानों से क्या जी है, जी सरकारी संस्थान में होता क्या है कि 20 से 30 किलोमीटर रेडियंस में एक ही जगह से मिट्टी लेकर के वो सॉइल टेस्ट करके रख लेते हैं। ठीक है। और जी उस जी। 30 किलोमीटर में किसी भी खेत की आप मिट्टी लेकर के जाइए तो वो रिपोर्ट आपको वही पकड़ाएंगे जो उन्होंने पहले से करके रखी हुई होती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी जान मतलब पहचान अगर प्राइवेट से आपकी करवा लेंगे सर। हाँ प्राइवेट से करवाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरा नंबर जी डला जी सर। हुआ है चैट चैट बॉक्स में। ये मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था सोल ने भी करके रखी हुई है, अगर आप चाहें तो सोल से भी करा जी जी सकते हैं। जी सर। ठीक है इसकी तो मैं पूरी आपसे प्रश्न करूंगा सर। जी इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, किस तरीके से आपको गड्ढा करवाना है और कैसे सॉइल टेस्टिंग निकालनी है। जी जी सर, नंबर पे मेरे। जी 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 मैं आपको सेंड करता हूँ ना। तो मिट्टी परीक्षण में जी क्या जी सर। होगा कि ठीक हमें है सर, जितने भी मैं आपके जी मिट्टी परीक्षण में क्या होगा, हमें जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जानकारी चाहिए रहेगी, फंगल डिजीज की जानकारी चाहिए रहेगी, क्योंकि प्लांटेशन में क्या होता है, फंगल डिजीज और रूट रोडर वगैरह की समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो एक बार हमें तत्वों की जानकारी मिल जाएगी जी तो जी सर। उसके आधार पर फिर हम आपको बताएंगे कि प्लांट में आपको क्या क्या डालना अनिवार्य रहेगा। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, मैं आपके गाइडेंस से ही करूंगा। जी सर, जी सर। जी बिल्कुल। जी सर। मैं आपको कॉल करूंगा सर कल फिर, और ओके ओके ओके। वो मुझे डाल देना आपने मेरे नंबर पे। जी मैं आपको सेंड करता हूँ। जी सर। ठीक। ओके, थैंक यू। जी अभी जी कुछ बोल रहे थे आप। सर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, पर मैंने कहा बिल्कुल और भी पूछिए। लोग हैं, पहले वो पूछ, नहीं नहीं पूछिए पूछिए, कोई अगर कोई दिक्कत मिस नहीं है। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। सर मैं एक तो ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी मतलब पेशे से मैं अभी बैंक में काम करता हूँ, और जी मैं ठीक है। जैविक खेती पे काफी समय से जुड़ा था, पर मैंने कभी कर नहीं पाया, और थोड़ा बहुत पार्ट किया मैंने, बट हम्म जो एक कॉन्क्रीट जैसे ताराचंद जी बेल जी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम्म टेक्निक जो व्यवस्थित एक प्रोसेस और एक सिस्टम चाहिए होता है। हम्म। तो एक है ना, तो मैं अभी क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी जरूरी होती है ना। जी बिल्कुल जी तो बिल्कुल। मतलब मैं उसमें नहीं हूँ कि एक लैंड का एक्सप्लोइटेशन किया जाए पूरी तरीके से। मैं उसमें हूँ कि ठीक है, धरती माता को भी वापस दिया जाए, और उसी फिलॉसफी पे चलना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए चाह रहा था सर, कुछ छोटे टाइम का कोई प्रोजेक्ट जो मैं अच्छा कर सकूँ लार्ज स्केल के लेवल पे। तो उसमें मैं नेपियर का आइडिया मेरे माइंड में आ रहा था, जो नेपियर का काफी चल रहा है। तो ठीक है। क्या ये वाइबल है? क्या ये वाइबल है? अगर नहीं, तो किस तरीके से, जैसे मैंने सोल ऐप का देखा, उसमें अभी आया था कि उसमें आगे जा करके आप इसके थ्रू सेल आउट भी कर सकते हैं। तो मैं मैं वे आउट ढूंढ रहा था कि हाउ टू डू रन अ प्रोजेक्ट। तो मैं एक उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपसे अलग से थोड़ा सा वो चाहूंगा कि अगर आप बता दें, या देखिए फिर नेपियर। नेपियर नेपियर ग्रास आप किस लिए लगाना चाहते हैं, जमीन में कार्बन बढ़ाने के लिए या कोई और पर्पस है आपका। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि नेपियर से जमीन में कार्बन बढ़ता है। नेपियर तो इसलिए कि गायों को चारा के हिसाब से, कि मैं उसको देन गौशालाओं में सप्लाई कर सकूं। तो ठीक गायों है। के लिए और कोई चारा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रहा था अगर और कोई ऑप्शन है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं एक चारे से स्टार्ट कर सकूं, एक छोटी सी चीज तो स्टार्ट कर सकूं किसी बड़े लेवल नहीं पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके पास अगर आसपास में गौशाला वगैरह हैं तो आप बिल्कुल लगा करके नेपियर लगा करके और गौशाला में प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है आपका। ठीक है।
और इसके अलावा अगर सब्जी वर्गीय, जैसे आपने बताया कि आप टमाटर की फसल लगाना चाहते हैं, तो टमाटर की फसल में हमें थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हमें पहले से प्रिवेंटिव उपाय करने रहते हैं। जी, तो सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे नेपियर मैंने क्या है कि सर 2 साल पहले जयपुर के पास में लगाई थी, कालवाड़। जी। कालवाड़ एरिया उसमें लगाई थी, तो उसमें सक्सेस नहीं हुई सर वो, तो फेल हो गई, वो उगी ही नहीं। तो सर नेपियर का अगर जैसे करना हो तो उसके लिए बेड प्रिपरेशन में उसमें क्या ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग नैनो यूरिया और बहुत सारी चीजें डालते हैं, मैं उन प्रैक्टिसेस में नहीं जाता, इसलिए मैंने ना वो डाला ना मैंने किया। तो क्या उसमें जी। बायो फर्टिलाइजर्स या यूज, क्या उसमें भी सेम ये बायो फर्टिलाइजर बैग का यूज करके किया जाए, क्योंकि वो 45 डेज लेगा, और अगर मान लीजिए अभी कुछ स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोडक्ट बेस पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट में हम एनपीके, नैनो नाइट्रोजन वगैरह चलाएंगे तो उससे अच्छी फसल हो जाती है। ठीक है। ये बायो फर्टिलाइजर बैग जो है, ये जमीन में परमानेंट कार्बन, परमानेंट एंजाइम और जीवाणु जो हमारी जमीनों में खत्म हो चुके हैं एक तरीके से, उनको फिर से विस्थापित करने के लिए बायो फर्टिलाइजर बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जमीन में कार्बन बढ़ाने के लिए दो तीन उपाय और होते हैं, जैसे हरा चारा लगा करके और रोटर वेटर चला करके उसको मिक्स कर देना। और एक तरीका और होता है कि हम रेडीमेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक फसल के लिए जितनी भी आवश्यकता कार्बन की होती है, उसका उपयोग करके हम कार्बन की पूर्ति कर सकते हैं। तो रासायनिक खाद डालनी पड़ती है क्या सर उसमें? नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ती सर। तो आप जो और बता रहे हो इसका, एनपीके, ये रासायनिक है? नहीं नहीं, एनपीके जो हमने तैयार किया हुआ है वो एनपीके 19 19 19 का फॉर्मूला है। एनपीओपी सर्टिफाइड है और टोटल जैविक है। ओके, तो सर मुझे इसका व्हाट्सएप कर देंगे सर आप? मेरे को आइडिया नहीं है इसका, आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग कि मैं आपको, एनपीके क्या है जो। ओके, मैं आपको नाइट्रोजन, एनपीके, कार्बन रिचार्जर जो हमारी खेती के लिए आवश्यक होता है, वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। आप उसका पहले एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। हमने हमने ये सारी चीजें है ना, रासायनिक से छुटकारा पाने के लिए, पहले क्या हो रहा था, लोग बाग फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फार्मूले में टोटल सक्सेस नहीं आ रही थी। और फार्मूले के साथ साथ समय भी बहुत लग रहा था। जैसे जो चीज हम जमीन में एक साल में पूर्ति करने के लिए तैयारी करते हैं, वो फार्मूले बेस पे अगर आप जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जा रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उनका उपयोग करके और कुछ प्रोडक्ट का उपयोग करके हम ये सारी चीजों की जमीन में पूर्ति करते हैं। ठीक है। तो इससे फसल में भी रिजल्ट आएगा, फसल भी आपकी अच्छी रहेगी और जमीन भी स्वस्थ रहेगी। जैसे हम जीवाणु जल चलवा ही रहे हैं, ऊर्जा जल साथ में चलवा ही रहे हैं, बाकी सारे जैसे फसल गुट्टी हो गई या फिर जैव रसायन हो गया, या फिर छाछ द्रव रसायन हो गया, उन सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन हमने निकाला है, ये बायो फर्टिलाइजर बैग। अगर आप इन फार्मूलों पे जाते हैं तो आपको अलग अलग टंकियां लेनी पड़ेंगी और अलग अलग टंकियों में अलग अलग फार्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो कम से कम नहीं सही तो आप ये समझिए कि लगभग 15 से 16 फार्मूले ऐसे हैं जो कि 200 200 लीटर की आपको टंकियां लग जानी है। तो उससे बेटर है कि ओके। आप ये बायो फर्टिलाइजर बैग का इस्तेमाल करें, जो आपका एक बार लगता है और 7 से 8 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। ओके पूरे सर, तो गुजरात, मतलब जी, पूरे गुजरात में आप इसी का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। पहले लोग बाग फार्मूले पे गए थे, लेकिन फार्मूले में समस्याएं बहुत आ रही हैं सर। मैनेज करना उसको सबसे ज्यादा टिपिकल चैलेंज होगा, आई थिंक, बिकॉज हाँ, आपका मैनेज टाइम करना, कंस्ट्रेंट्स है। बनाना, उसको चलाना, इस चीज के लिए किसान तैयार नहीं था। किसान की ही डिमांड थी कि सर कोई ऐसे रेडीमेड प्रोडक्ट बताइए जिनको हम पंप में डालें और डायरेक्ट सिंचाई कर दें। ठीक है सर, ये कितने दिन में अवेलेबल हो जाता है बायो फर्टिलाइजर बैग? ये जैसे अगर आप आज या कल में ऑर्डर करेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा।
अच्छा, अगर गुड़गांव साइड कहीं जाके लेना हो तो हम कहीं ऐसी जगह स्टोर से जहाँ से ले सकें, या आपका हाँ कोई ऐसा आपके, स्टोर हो जहाँ से लिया जाए? नहीं नहीं, स्टोर हमारा ऐसा कोई स्टोर नहीं है। अगर आपके आसपास कहीं अवेलेबल होता हो तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके ओके, ठीक है सर। सर और एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे एक इसके अलावा एक मतलब जनरल क्वेश्चन था कि जो अमृत मिट्टी का एक जो बैग है, अमृत मिट्टी का बेड बनता है, जो एक मैंने सुना था 6 महीने में बनता है, जंगल की जैसी मिट्टी बनती है, हम्म। तो ऐसी मिट्टी, क्योंकि उसमें क्या सर, वो थोड़ा मेहनत का भी ज्यादा था, और मैंने उसको स्टार्ट भी किया पर वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं रह पाई और वहां पे मैं रह गया। तो ऐसी मिट्टी भी का भी हम लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं, कैसे कोई फॉर्मूला क्रिएशन, या ऐसी मिट्टी बन सकती है क्या, जो अमृत देखिए, मिट्टी का जो बैग है जो शायद। सॉइल रिजेनरेशन करने के लिए हमारे पास में 3 से 4 तरीके हैं। ठीक है। या सबसे पहला तरीका है कि उसमें कम से कम 1 एकड़ में आप 2 से 3 ट्राली कंपोस्ट खाद डालें। कंपोस्ट खाद डालें, कच्चा गोबर नहीं। ठीक है। इससे भी धीरे धीरे करके सॉइल बदलती जाती है और उसमें रासायनिक की मात्रा कम होती जाती है और जीवाणु भी धीरे धीरे विस्थापित होते चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास में तरीका है कि हम किसी ऐसे तालाब की मिट्टी, प्रति एकड़ लगभग 5 ट्राली तालाब की मिट्टी लगती है जिसमें कभी भी कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं गया हो, ऐसे तालाब की मिट्टी भी आप ला करके खेत में डाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास तरीका है कि कोई जंगल की मिट्टी आप कम से कम 5 ट्राली ला करके अपने खेत में डाल लीजिए। ठीक है। चौथा तरीका हमारे पास में ये होता है कि जब जो हमारा खेत है उसके आसपास जो मेड़ बनी होती है उसमें कभी भी रासायनिक की मात्रा नहीं जाती। आप वो मेड़ की मिट्टी खुदवा करके अपने खेत में 5 फीट खुदवाना है और 5 फीट की मिट्टी निकाल करके अपने खेत में डाल सकते हैं। ठीक है। इससे भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता में अंतर आता है, उत्पादन में अंतर आता है और मिट्टी सुधार में भी अंतर आता है। ठीक है। पांचवा हमारे पास तरीका है कि ऑक्साइड फॉर्म, जो खदानों से मिट्टियां निकलती हैं उसकी ऑक्साइड फॉर्म की मिट्टियां आप प्रति एकड़ डाल सकते हैं। अगर आप सॉइल टेस्टिंग करा रहे हैं तो सॉइल टेस्टिंग के आधार पर आपको सजेशन किया जाएगा। और अगर सॉइल टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं तो पहले साल में आप 300-300 kg, जैसे सल्फर कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, फास्फोरस ऑक्साइड हो गई, आयरन ऑक्साइड हो गई, जिप्सम हो गई, ये चारों पांचों प्रकार की मिट्टियां आप 300-300 kg अपने खेत में डाल सकते हैं। मतलब मिट्टियों से माइक्रो लाइफ सही करके और उसको थोड़ा सा किया जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ में जो हम प्रक्रिया करेंगे वो खेत में सबसे पहले हम ऊर्जा जल चलाएंगे मिट्टी को पॉजिटिव करने के लिए। इसके बाद में हम जीवाणु जल चलाएंगे, जो कि एक कैप्सूल कल्चर किट आती है जिसमें लगभग 1100 प्रकार के माइक्रोब्स और 110 प्रकार के जीवाणु होते हैं। वो चलाएंगे। वो धीरे धीरे करके अपने खेत में कॉलोनी डेवलप करेंगे। अब मान लीजिए कि खेत में सल्फर पड़ा हुआ है लेकिन उसको उठाने वाला जीवाणु ही खेत में नहीं है, तो वो सल्फर हमारे किसी काम का नहीं। आप जब तक पौधे पर स्प्रे करेंगे पौधे पर असर रहेगा, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। अगर सल्फर का जीवाणु हमारे खेत में रहता है और सल्फर पूरे खेत में कहीं भी पड़ा हो, वो खे वहां से उठा करके पौधे को अवेलेबल करा देगा। ऐसे ही फास्फोरस का जीवाणु होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए, जिंक का होना चाहिए, ये सभी जीवाणु हमारे खेत में अवेलेबल होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। तो हम जब खेती स्टार्ट करेंगे, जब मिट्टी में सुधार करेंगे, भूमि उपचार करेंगे, तो ये सारी प्रक्रियाएं भी हम धीरे धीरे करके साथ साथ उसी के साथ में चलने देंगे। सर बायो फर्टिलाइजर बैग वही है क्या, इसमें गैस बनती है शायद, सीएनजी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं अभी व्हाट्सअप कर दूंगा सर आपको फाइल, तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी उसकी। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी किसान साथी का कोई सवाल? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी ये जो बायोडाइजेस्टर बैग है, ये हाँ। कितने एकड़ के लिए कितना
लेना, इसका कुछ हिसाब है? सर ये सबसे छोटा बैग आता है 2.5 एकड़ के लिए। अच्छा, और 10 एकड़ के लिए? 10 एकड़ के लिए 5-5 एकड़ की 5-5 एकड़ की क्वांटिटी में आता है, 2 बैग लगाने पड़ेंगे उसके लिए सर। अच्छा, और जी। उसमें क्या क्या जाएगा? उसमें आपका गोबर, हाँ, गौमूत्र, हाँ। छाछ, 3, गुड़, 4, मीठा फल डाल सकते हैं, हरा चारा 5, डाल सकते हैं। 6। इसके अलावा सरसों की खली डाल सकते हैं। आपके किचन में सब्जी भाजी के जो छिलके निकलते हैं ताजे, हाँ। वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो अपना पोटैटो रहता है ना, पोटैटो, हाँ अपन माइक्रोराइजा के लिए चावल में डालते हैं, हाँ। वो इसमें डालो तो चलेगा डाइजेस्टर बैग में? इसमें डाइजेस्टर बैग में पके हुए चावल का इस्तेमाल करना है या चावल के पानी का इस्तेमाल करना है? बाकी पोटैटो वगैरह मत डालिए, वो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है। चावल भी माइको राजा कंप्लीट करता है, और जब आप इसमें डालेंगे तो उसमें माइको राजा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। हमारा जो हरा चारा है या हरी सब्जियों के जो छिलके रहते हैं, वो अगर डालेंगे तो उसमें कार्बन की बहुत अधिकतम मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और इसमें आप 45 दिन के बाद डेली कम से कम 200 लीटर लिक्विड आप निकाल सकते हैं और एक टंकी में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप अपनी खेती में पानी की व्यवस्था करते हैं या पानी लगाते हैं, तो उसी के साथ आप इसका लिक्विड भी हर सिंचाई के पानी में जाने दीजिए। तो हमारा क्या रहेगा कि 1 साल के अंदर अंदर जितनी हमें कार्बन की आवश्यकता होती है खेती में, उतना कार्बन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जमीन में एंजाइम बढ़ेंगे। ये मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर देता है जैसे चाय पत्ती होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम जीवाणु जल चलाएंगे, तो जीवाणु की कॉलोनी डेवलप होगी। उसके 1 साल के बाद में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हेलो। जो सवाल पूछ रहे थे वही लेफ्ट हो गए। हाँ, उनका शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, अचानक से लेफ्ट हो गए। आज तन्मय जी हमारे पास वैसे ज्यादा किसान साथी जुड़े नहीं हैं, तो आज किसान साथियों के सवाल का ही हम जवाब दें तो ठीक ठीक है। रहेगा। ओके ओके, ठीक है, ओके। जी, शंकर भंडारी जी, सर आपका कोई आलू सवाल है के लिए क्या? अगर बैट, हाँ जी, अभी जी बोलिए। सर ये आलू अगर उगाना हो तो आलू के लिए बेड प्रिपरेशन में जैसे रासायनिक में तो बहुत सारी चीजें डलती हैं, बट अगर ये तैयार करना ऑर्गेनिक तो उसके लिए क्या तरीका है सर? क्योंकि अगर ये फर्टिलाइजर बैग बनेगा तो 45 दिन तो वेट करना पड़ेगा, तब तक लेट हो जाएंगे। और देखिए, अभी जिस आलू की जिस बुआई चालू है अगर। हाँ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी जमीन में रासायनिक का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया गया है, ये किया ही नहीं गया है, तो हमें इसमें ज्यादा मेहनत सर ये करने तो, की आवश्यक। हाँ सॉरी सॉरी। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये तो क्या जगह मैंने किसी की ली थी, तो उस पे किसी का हुआ नहीं था। बाकी आलू में कहीं दूसरी जगह करना चाह रहा हूँ, उस लैंड का मुझे आइडिया नहीं है। होपफुली वहाँ पे काफी रसायन डला होगा। ठीक है। तो कंडीशन उसकी ये बन रही है। अगर आप आलू की खेती करना चाह रहे हैं उस जमीन में जहां रासायनिक डला हुआ है, तो सबसे पहले उसकी सॉइल टेस्टिंग करवा लें सर। अभी जी, सॉइल टेस्टिंग के लिए मैं ठीक क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। पता नहीं इससे पहले आप सेशन में कभी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, क्योंकि हम सॉइल टेस्टिंग को पहले प्रेफर करते हैं। इसका कारण केवल ये होता है कि जहां भी यूरिया, डीएपी या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया जाता है, उस मिट्टी में हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद में आपका नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। इन सारी चीजों की डिफिशियंसी आती है, और जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमें शुरुआती दौर में ये डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़ेगी और फसल के बढ़ने के साथ साथ समय समय पर आपको पौधों में धीरे धीरे करके कमी आएगी।
कभी आपको पोटास की कमी लगेगी, कभी आपको जिंक की कमी लगेगी, और जो बीमारियां आएंगी वो भी इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से ही आती हैं। ठीक है, जैसे वायरस और फंगस की जो समस्या आती है वो जिंक की कमी से आती है। जब फसल में जिंक की कमी होगी तो वायरस और फंगस की समस्या आएगी ही आएगी, इससे आप नहीं बच सकते। ठीक है, जो फसल में रस चूसक कीट लगते हैं, जो महू मच्छर वगैरह लगते हैं या थ्रिप्स वगैरह लगते हैं, ये कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम की कमी के कारण आते हैं। फसल में जो कीटों की समस्या आती है वो आती है आयरन की डिफिशियंसी से। अगर मिट्टी में आयरन कम हो गया होगा तो आप कितना भी बचाव कर लीजिए, कीटों की समस्या आएगी आएगी। कभी फसल में वाइट ग्रब लग जाएगा, कभी आपकी फसल में कीड़ा लग जाएगा, कभी कैटरपिलर की समस्या आ जाएगी जो पत्तों को खा खा डालता है। तो इस टाइप की समस्या आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमेशा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर इन समस्याओं से आप बचना चाहते हैं और फसल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक बार आप मिट्टी परीक्षण करा लें, क्योंकि आप तो गुड़गांव के रहने वाले हैं, तो आपके आसपास तो बहुत सारे प्राइवेट संस्थान होंगे जो सॉइल टेस्टिंग करते होंगे। ठीक। ठीक है, एक बार आप वहां से आइडिया मिट्टी नहीं है सर इसका। एक बार पता कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर सोल ने व्यवस्था करके रखी हुई है, आप यहाँ से करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सर पहले आपने बताया कि उसका आलू के लिए पहले सॉइल टेस्टिंग करा लें, उसके जी, बाद। आलू नहीं, रासायनिक, अगर किसी खेत में रसायन का उपयोग किया गया और निरंतर किया गया है तो आप कोई भी फसल लगा रहे हो तो एक बार मिट्टी परीक्षण करा करके जरूर लगाइए। ठीक है, सर मिट्टी फिर परीक्षण के आलू की बाद। तैयारी के लिए। सॉरी, हाँ क्या जी, बोल हाँ रहे हैं जी। आप? मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर जैसे परीक्षण करा लिया हम्म। या रसायन ज्यादा है या कम है, तो क्या उसमें फिर आलू नहीं बोए, या अगर आलू बोए तो फिर उसके लिए क्या परीक्षण आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, वो मिट्टी की रिपोर्ट आने के बाद में ही मैं बता पाऊंगा कि उसमें किन तत्वों की कितनी कितनी ज्यादा डिफिशियंसी है, कितनी कम डिफिशियंसी है। अगर मान लीजिए आयरन भरपूर रहा तो मैं आयरन के बारे में आपको कुछ भी सजेशन नहीं करूंगा कि आयरन आपका पर्याप्त है, आप इसके लिए कोई भी उपाय मत करिए। कैल्शियम सल्फर अगर भरपूर रहा तो उसके लिए भी मैं कोई सजेशन आपको नहीं करूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हम नैनो नाइट्रोजन और एनपीके का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रासायनिक में यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति के लिए। ठीक है, हम उस और ना जा करके नाइट्रोजन के लिए नैनो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए नैनो फास्फोरस या फिर एनपीके का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन डोज में आपको ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकता जब तक मेरे हाथ में सॉइल टेस्टिंग ना आ जाए। ठीक है। तो सर कोई भी फसल करने के पहले फिर तो, कुछ भी करने के पहले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वो साल में की साल मात्रा में में। सिर्फ एक साल में सिर्फ एक बार मिट्टी परीक्षण कराना होता है, और एक ही बार इन सारी चीजों की मिट्टी में पूर्ति करनी होती है। अगर आपने ये पूर्ति कर दी तो आपके पूरे साल आपके खेत में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। और नहीं, अगर आप सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते हैं तो इन्हीं से इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए आपको बार बार किसी रासायनिक कंपनी का या जैविक कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए सल्फर की कमी आती है तो आपको फिर सल्फर का बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। कैल्शियम की कमी आती है तो कोई बोलेगा चूना चला दो, कोई बोलेगा ये कर दो, कोई बोलेगा ये कर दो। कैल्शियम की पूर्ति के लिए नैनो कैल्शियम चला दो। तो फिर आपको इसमें प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा खर्च हो जाता है सर। से आलू की करने के पहले मिट्टी का परीक्षण कराएं, रिपोर्ट आए तब आपसे फिर। हाँ जी, नहीं समझ में आया मुझे। आलू की करनी है तो पहले का मिट्टी का परीक्षण करा के आपसे संपर्क किया जाए, उसके बाद में ही कुछ निर्णय लिया जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जाए।
कैलाश हरणे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? यस मैडम। जी आप जी बोल बोलिए सकते हरणी हैं। जी। हाँ दीपक जी, ऐसा है कि सॉइल टेस्टिंग के समय सैंपल वो 3 लेयर से निकालना है, तो वो कितनी क्वांटिटी में निकालना है? सर 500-500 ग्राम। अच्छा, 500-500 ग्राम निकालना है। हाँ देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 3 लेयर से आप निकालेंगे हाँ। तो 2 से 2.5 kg की मात्रा में आप निकालिए। हम्म। ठीक है। जैसे हम्म। पहली लेयर 6 इंच या 8 इंच से आप निकाल रहे हैं तो 2 से 2.5 kg की मात्रा में निकालिए, फिर मिडिल का हम्म। निकालिए 2 से 2.5 kg, और फिर हम्म। बॉटम का निकालिए। हम्म। ठीक है। इन तीनों हाँ लेयर की मिट्टी निकाल करके अलग अलग रखना है और अच्छे से मिक्स करना है। जी, फिर से बताइए। इन तीनों लेयर की मिट्टी निकाल करके अलग अलग रखना है, हम्म। और जो 2.5 किलो आपने निकाला है हम्म। उस 2.5 किलो को अच्छे से मिक्स करना है। हम्म। ठीक है। हम्म। मिक्स करने के बाद में उसमें से 500-500 ग्राम आपको मिट्टी पैक करके हमारे तक पहुंचाना है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। मैंने मैंने ऐसा किया कि अब एक पीठ है, 3 फीट गहरा हाँ गहरा किया हुआ है। तो हाँ। पहला पहला टॉप 1 फीट, बॉटम 1 फीट और बॉटम मिडल 1 फीट। ठीक और है। मैंने क्या किया कि 4 साइड जो है गड्ढे की, तो 4 साइड के पहले लेयर जो है, पहले फीट का लेयर है, वो चारों साइड से थोड़ा थोड़ा लेके 2 किलो बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाद में मिडल वाला जो है वो चारों उसकी साइड है, वहां से थोड़ा थोड़ा निकाल के 2 किलो किया है, ऐसे करके किया है। मैंने दो ठीक है। दो किलो तो किया है। तो अब मेरा सवाल यही था कि 2-2 किलो किया है, तो अभी आपको जब भेजेंगे तो कितना भेजेंगे? 500-500 ग्राम वो भेजनी है सर, 500-500 ग्राम हाँ, भेजनी है। वो क्या बोलते हैं इसको, कुरियर का खर्चा वगैरह ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये सब चीजें मिला के 500-500 ग्राम किया तो चलेगा? जी हाँ जी हाँ, 500-500 ग्राम ही भेजनी है। इससे हाँ। ज्यादा नहीं लगेगी। अच्छा। हम्म। और मुझे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और ये नोमेटोड, ये वो सब करना है, तो भी आधा किलो में सब काम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। और हम्म। जो नीमाटोड वगैरह की जो समस्या है या फंगल डिजीज हम्म। की समस्या जो आती है, देखिए मैं आपको हम्म। बता दूं, सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे आप कोई भी फसल लगा रहे हो, हम्म। जैसे जड़ वर्गीय जो फसल होती है जैसे मेरे पास गाजर मेरे हो पास गया। नींबू मेरे पास नींबू ही है। नींबू ही है। 8-9 साल का नींबू है, बड़ा बड़े बड़े जी पेड़ है। जी। तो हाँ, उसमें मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने दो आपने सैंपल लिए हैं। आपने ये भेज दिया, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें पीएच, ईसी, कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसके बाद में जितनी भी फंगल डिजीज होती हैं उन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और लास्ट में प्रिफेयर भी करेंगे कि आपको क्या क्या करना रहेगा इसमें, है ना। हम्म। 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 अच्छा, ये बताइए मुझे, अभी नींबू की फसल में अभी कटिंग करना ठीक रहेगा या नहीं? सर अभी कटिंग मत कीजिए, हाँ। क्योंकि ये नींबू का हेलो। टाइम जो है, ये हेलो। नींबू, हाँ जी, ये नींबू का टाइम जो है, इस समय हाँ हार्वेस्टिंग की जाती है नींबू की। हाँ ठीक है। हाँ। कटिंग कटिंग का जो समय रहता है उसका, वो बारिश के टाइम पे ही करना होता है। अच्छा, तो अभी ये हस्तबहार जो है, सेकंड ब्लॉसमिंग जो है, उसके लिए जी कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी देखिए, ये बारिश के जो नींबू है उसको कीमत तो बहुत कम आती है। जी अभी अभी जो यहाँ पे अक्टूबर में जो करते हैं उसको हस्तबहार कहते हैं, उसको अच्छा रेट मिलता है, जो कि समर में आती है। तो जी मैं जी उसकी जी तैयारी की बात कर रहा हूँ। तो वो जी। यदि मुझे लगता है फ्लावरिंग अभी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा उसका, तो उसके पहले कटिंग करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी कटिंग मत कीजिए आप। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, अभी कटिंग मत कीजिएगा। कटिंग आप जब हार्वेस्टिंग कर लेंगे इसकी अक्टूबर नवंबर हम्म। या जनवरी में, हम्म। ठीक है, तो दिसंबर या जनवरी में जब हार्वेस्टिंग कर लेंगे, हार्वेस्टिंग करने के बाद कटिंग कीजिएगा। नहीं, तो दिसंबर जनवरी में तो तब तक तो ये ब्लॉसम चला जाएगा ना इसका, हस्तबहार का ज्यादा ज्यादा अक्टूबर एंड तक रहेगा। जी अक्टूबर एंड में फ्लावरिंग चालू हो जाएगा हस्तबहार का। जी। ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि भाई फिर कटिंग करो ये होने के बाद।
तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लैंड बहुत ज़्यादा है, लेबर कम है, तो कम से कम मुझे 3 हफ्ते से 1 महीना लगेगा कटिंग करने के लिए। जी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि नहीं करना है तो ठीक है। इसमें इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जी, जो नींबू की छटाई और कटिंग की जो हम व्यवस्था करते हैं, जो कटिंग करवाते हैं वो करवाते हैं बसंत ऋतु में, जो होती है फरवरी और मार्च के महीने में। अच्छा। जी। उसमें हुँ। गर्मियों की शुरुआत में अगर आप कटिंग कर देंगे तो आपकी अगली फसल अच्छी होगी और बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। सबसे अच्छा छटाई और कटाई का समय जो माना जाता है वो बसंत हाँ, ऋतु का ही माना जाता है। बसंत मतलब फरवरी, मार्च। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, फरवरी मार्च हुँ, बढ़िया हुँ, हुँ। समय रहता है इसका। अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक भाई है। साहब। थैंक यू। इसके बाद में जब गर्मी के बाद जब बारिश शुरू होती है हाँ, तो बारिश के समय में एक नया फुटान आता है जहां भी आपने कटिंग की हुई है, और उसके बाद आपको फ्रूटिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी बारिश के बाद। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये आप जब हाँ। भी करें, आप बसंत ऋतु में ही कटाई छटाई करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर। और किसी किसान साथी का कोई सवाल? सर जी मैं इसमें कट हुआ था, वापस जी ज्वाइन। जी, आप बाहर हो गए थे सवाल पूछते पूछते। हाँ हाँ हाँ। जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि पोटैटो को अपन उबालते हैं, उबाल के हम्म। उसको क्रश करके वो बैग में डाल सकते हैं क्या? सर जरूरत नहीं है उसकी, उसकी जगह आप चावल का इस्तेमाल कीजिए। कच्चा चावल। कच्चा चावल नहीं, पका हुआ चावल उबाल करके, हाँ या तो आप चावल का पानी जो माड़ निकलता है वो आप डाल सकते हैं, और अगर आप उबाल करके चावल का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो हाँ। उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना। बाकी हाँ पोटैटो डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ये प्रक्रिया अपन उसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, जब अपना माइक्रोराइजा बनाने के लिए। जी हाँ जी हाँ, तो इसके चावल ऐसे। माइको राजा जो सबसे बेस्ट माना गया है वो चावल का माना गया है। बराबर। और हम चावल का ही बनवाते हैं, तो आप चावल डाल दीजिए तो वो माइको राजा भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। कंप्लीट होता है, बराबर है। ठीक है सर, ठीक है। सर ये कितने दिन में बैग से निकलता है बाहर, शुरुआत होती है? ये शुरुआती दिनों में, शुरुआती जब आप लगाएंगे तो उसमें 45 दिन का टाइम लगता है, और हाँ 45 दिन के बाद में आप डेली इसका लिक्विड निकाल सकते हैं। राइट, डेली निकालने का, डेली फीड करने का। जी हाँ, जैसे आप रोज के 200 लीटर निकाल रहे हैं तो इसमें 5 किलो आपको गोबर डालना है, 5 लीटर हाँ। गौमूत्र और 5 लीटर छाछ डाल करके आप वापस इसको फिल कर दीजिए। अच्छा, छाछ हर टाइम डालना ही है? जी हाँ सर। अच्छा ठीक। ये छाछ इसलिए उपयोग करवाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये छाछ इसलिए उपयोग करवाई जाती है क्योंकि अगर नॉर्मल फंगस वायरस की समस्या हमारी खेती में आती है, बराबर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप छाछ द्रव रसायन बना करके खेत में छिड़काव कर दीजिए, आपकी फंगस वायरस की समस्या का समाधान हो जाएगा। कम होते हैं, बराबर है। ठीक है। हाँ तो उसके तो अंदर भी ये, डाले तो छाछ तो आगे फंगस कम करती है फिर, हाँ पानी। हाँ बिल्कुल, ये फंगस, जमीनी फंगस कम करने के लिए ही छाछ का उपयोग करवाया जाता और ये गेहूं के लिए हर टाइम में कितना लीटर छोड़ना चाहिए डाइजेस्टर बैग का? है गेहूं सीधे। के टाइम में। हाँ। गेहूं में आप कितना पानी लगाते हैं? 9 से 10 पानी बैठता है। 9 से 10 पानी। हाँ। तो आप हर पानी के साथ में 100 से 200 लीटर जाने दीजिए। ये नुकसानदायक नहीं है सर, आप कितना भी चलाएं जमीन में, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। होगा तो फायदा ही होगा जितना भी जी चलाए। हाँ, आप जब भी सिंचाई का पानी लगाते हैं आप इसका लिक्विड जाने दें। हाँ तो मैं उसी लिए पूछा था कि भाई अपन समझो 1 एकड़ के लिए छोड़ना है, तो एक टाइम में जी 1000 लीटर स्टॉक करके 1 लीटर एक टाइम छोड़ दिया तो चलता है क्या, ऐसा हाँ, यही पूछ। कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं। तो उससे ग्रोथ होगा गेहूं में? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, यानी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा? प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। ओके सर, वेरी गुड, थैंक यू। श्री जी आपका नंबर दीजिए मुझे। 902। एक सेकंड, एक सेकंड। और मेरा भी चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है तो आप वो भी सेव कर सकते हैं, 902।
8888 8888 135 135। अच्छा, आपकी सर ये ये जमीन है कहाँ पर श्री जी? शिरूर में, शिरूर, महाराष्ट्र। ठीक है। हाँ सर, ये आपका नंबर बोलो ना, मेरे को चैट बॉक्स खोलते नहीं आता है। क्या? चैट बॉक्स खोलते नहीं आता है मेरे को, नंबर बोलो ना सर आपका। मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 9131 9131 37 37 1256। 1256। सर जी ओमकार राय सर जो है ना, वो मेरे फार्म पे आके गए हैं। ओमकार राय जी? हाँ जी ठीक है। हाँ, वो फार्म पे विजिट हुए है उनका मेरे पास। जी जी जी। वो पुणे आते थे ना क्या इसके लिए, जी हाँ। मीटिंग के लिए, जी उसी टाइम मैं उनको लेके आया था मेरे फार्म पे। ठीक है। और एक आप शुरू। दीपक जी मेरे ख्याल से भट्ट थे क्या? हाँ हाँ, दीपक भट्ट जी। हाँ वो भी आए थे मेरे farm पे। अच्छा, हम्म। ठीक है, आप शुरुआत कीजिए और कहीं भी अगर समस्या जाती है तो मेरा ये नंबर है। अभी इसीलिए नंबर लिया सर मैंने आपका। जी हाँ, जी हाँ। कोई दिक्कत आती है तो पूछता हूँ, क्यों तो मैं लास्ट टाइम ताऊजी आने के ना पहले सेशन में। जी जी जी। हाँ तो ताऊजी ने मेरे को एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला मैं आज तक बना रहा हूँ। 50 किलो गोबर, 16 किलो गुड़, 140 लीटर पानी और 1 किलो मध, 90 जी डेज रख के मैं उसका जी जो फर्मेंट होता है 90 डेज के बाद, फिर जी उसको मैं गेहूं में लास्ट ईयर यूज किया था। जी। हाँ उसका मेरे को अच्छा तो रिजल्ट मिला है। ये जो ताऊ जी ने बताया था, ये गोबर का जैव रसायन था, हाँ। है ना? जो 90 दिन में तैयार होता है, और यस। जो जो हम बायो फर्टिलाइजर बैग में प्रक्रिया करवा रहे हैं, ये 45 दिन में ये सारी प्रक्रियाएं एक ही जगह हो जाएंगी सर। राइट। आपका गोबर का जैव रसायन भी तैयार हो रहा है, मीठा जैव रसायन भी तैयार हो रहा है, फसल केले गुत्ती का, भी हाँ। तैयार हो रही है ना? राइट। तो हाँ। वो एक ही जगह हम सारी प्रक्रियाएं करवाने के लिए ये बायो फर्टिलाइजर बैग आपको सजेस्ट करते हैं। राइट राइट, अच्छा यानी इसके बाद उसमें बनाने की जरूरत नहीं बैरल में। कोई भी फार्मूला आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे राइट। जो नॉर्मल फार्मूले हैं, जैसे ऊर्जा जल हो गया या जीवाणु जल हो गया, बस यही हाँ आपको अलग से कंप्लीट करना है। बाकी आप ये इसकी जो लिक्विड है, इसका लिक्विड खेत में जाने दीजिए। पर ऊर्जा जल तो ऑटोमेटिक होता है ना सर, अपन हाँ, तो रोज ऊर्जा जल। अग्निहोत्र नहीं करते नहीं। हैं सुबह शाम। हाँ, अग्निहोत्र आप करते ही होंगे। हाँ सुबह शाम करता हूँ। बस ठीक है, जो अग्निहोत्र भस्म है और फिटकरी है, बस उसको मिला करके ऊर्जा जल तैयार किया उसका जाता है। ऊर्जा जल का स्प्रे लेता हूँ सर मैं, वो जी जी जी। 3-4 साल हो गए वो लेता हूँ मैं हर टाइम। और एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे बोलो। आपने एक एक बार फसल में फिटकरी वाले ऊर्जा जल का स्प्रे कर दिया है या पानी द्वारा चला दिया है, हाँ तो दोबारा आपको ऊर्जा जल में फिटकरी का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ ठीक। भस्म का इस्तेमाल करना ठीक है सर, वेरी गुड, है ना जी? चलेगा। हाँ सर, जितना फिटकर एक ही टाइम 50 ग्राम डालना है, बाद में नहीं डालना है। फिटकरी आप 200 लीटर पानी में, 1 एकड़ के हिसाब से बता देता हूं मैं, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म हाँ और 100 200 ग्राम ग्राम ना, फिटकरी। 200 ग्राम अग्निहोत्र भस्म बताया था मेरे को। किस में? 200 लीटर पानी में। नहीं नहीं, 100 ग्राम डालना है सर बस। ठीक है हाँ। है ना? 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 100 ग्राम फिटकरी। अच्छा एक टाइम में डालना है। हाँ, इसको आप सूती कपड़े में बांध करके 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 12 घंटे में हाँ, ऊर्जा जल आपका तैयार हो जाएगा। बराबर। राइट। और अगर यही प्रक्रिया आप 1000 लीटर पानी में कर रहे हैं, हाँ तो अग्निहोत्र भस्म आपको 100 ग्राम ही लेनी है, हाँ। फिटकरी आपको 1 किलो कर देना है। अच्छा चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक है ना? फ्लड के साथ छोड़ते रहेंगे फिर। हाँ, फ्लड के साथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया रहेगी, फसल लगाने से लगभग 15 दिन पहले आप फ्लड इरिगेशन में ऊर्जा जल को जाने दीजिए। तो अच्छा हमारी जमीन में जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं, वो वो खत्म खत्म हो हो जाएगा। जाएंगे, फंगस वायरस यस। खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप फसल लगाइए। ठीक है सर। पर वो सर गेहूं बोने के पहले पानी कैसा देंगे? 15 दिन पहले लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी नहीं लगा सकते तो आप अच्छी तरीके से पूरी जमीन पर स्प्रे करवा दीजिए। हाँ स्प्रे करवा सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल करवा दीजिए। हाँ वो 200-300 लीटर 400 लीटर भी करवा सकते हैं। जी 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 स्प्रे चलेगा सर, राइट सर। जी। वेरी गुड, हो जाएगा अभी एप्लीकेंट हो जाएगा वो ओके सर। तो। और जो प्लॉइंग करने का उसके पहले भी किया तो चलेगा ना? हाँ हाँ, अगर प्लॉइंग करेंगे आप तो उससे पहले अगर आप स्प्रे करवा देंगे तो मिट्टी में नमी बन जाएगी। यस।
और मिट्टी में नमी बनेगी तो आपका प्लाऊ बड़े अच्छे से चलेगा। और मिट्टी में घुल भी जाएगा वो हाँ प्लग के बिल्कुल। बाद। ठीक बिल्कुल है सर। सर, तो कल ही करवाता हूँ। जी जी। यस, अभी वही काम चालू है। गेहूं के लिए मैं गेहूं ये बोता हूँ सर, ओके सर। सरबती गेहूं बोता हूँ। सरबती लगाते हैं। हाँ, 10 साल का चलिए। मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को जी सरबती गेहूं बहुत पसंद है, और मेरा जी। सब एडवांस बुकिंग में ही बिक जाता है। तो आपने जब ये प्रक्रिया चालू करी थी उसके बाद आपको रासायनिक की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? सर मैं 10 साल हुआ एक बूंद रासायनिक नहीं यूज करता हूँ। रासायनिक यूज ही नहीं करते हैं? 10 साल हो गए, कुछ भी और स्प्रे भी नहीं, और ये भी नहीं। उत्पादन उत्पादन क्या लेते हैं सर प्रति एकड़? और मेरे को लास्ट ईयर आया था, 9 बोरी आया था गेहूं का। अच्छा। हाँ, कम आया था। हाँ उसके पहले मेरे को 12-13 बोरी आने का, पर ये हाँ। लास्ट ईयर मेरे को 9 बोरी गेहूं मिला था, 1 एकड़ में ठीक। 9 क्विंटल। आप इस बार मेरे सजेशन में मुझसे जुड़ करके कीजिए, मैं आपका ये उत्पादन भी बढ़वा दूंगा सर। ओके सर, चलेगा। पक्का पक्का रहूंगा आपके साथ, कोई वांधा जी नहीं जी। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी किसान साथी का कोई सवाल? दीपक जी, ये बताइए मुझे कि आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स है, अभी ये मैं जो सुन रहा हूँ, ये मेरे लिए सब नए हैं। अग्निहोत्र भस्म, उसके बाद में ऊर्जा जल, ये वो सब चीजें। तो क्या इसका लिटरेचर कहीं मिलेगा मुझे, कि रिटर्न में, कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है? मैं आपको बिल्कुल सेंड करवा देता हूँ सर। हाँ। हमारे पास अग्निहोत्र को लेकर के पूरी 3 पुस्तक हैं। उसकी डिटेल हम्म मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल सेंड करता हूँ, वो आप पढ़िए अग्निहोत्र के बारे में। हमारे जो पुराने दादा परदादा थे, वो हम्म खेती करने से पहले एक छोटे से हवन की प्रक्रिया करते थे। हम्म ठीक है। और ये अग्निहोत्र जो हम बताते हैं, अग्निहोत्र भस्म का इस्तेमाल बताते हैं, तो ये हम्म किया जाता है एक तांबे के पात्र में। हम्म ठीक है। जब हम तांबे हम्म के पात्र में करते हैं तो अग्नि और तांबा मिलके एक प्रतिक्रिया करते हैं, हम्म जिससे कि उसमें चारकोल एक्टिव हो जाते हैं अग्निहोत्र भस्म में। हम्म ठीक है। और फिटकरी, तो आप जानती हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल अभी खेती में कितना किया जा रहा है। हम्म ठीक है। फिटकरी हो गया, नमक का इस्तेमाल हो गया, ये सारा अभी अभी खेती में ज्यादा किया जाने लगा है, क्योंकि कुछ जैविक संस्थाएं उनको हम्म सजेशन करते हैं। फिटकरी का असली जो उपयोग है, हम क्यों खाते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं आपको। कि फिटकरी जब हम्म हम उपयोग करते हैं तो ये जो मिट्टी में हमारी कॉम्पैक्टनेस बन गई है, हम्म उस कॉम्पैक्ट को तोड़ती है। ठीक है। हम्म और कुछ हद तक जो हमारी जमीनी फंगस, वायरस और जो भी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, उनको भी खत्म करने में मदद करती है। मुझे नहीं पता आपने हम्म। इस्तेमाल किया कि नहीं किया, लेकिन शेविंग नहीं करने के नहीं, बाद, नो शेविंग नो, आई करने के, नेवर, हाँ, हाँ, आई नेवर यूज्ड इट। शेविंग इसके लिए करने के नहीं। बाद या होठों पे आप फिटकरी को रख लें तो आपका मुंह थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, ऐसा लगता है हम्म कि चिपक गया हो। तो हम्म इसी हम्म हम्म तरीके से खेत के जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं उनके साथ भी यही प्रतिक्रिया होती है। हम्म हम्म ठीक है। हम्म तो मैं हम्म। आपको वो ऊर्जा जल की सारी डिटेल जो हमारे पास पुस्तक है, उसको मैं आपको भेजूंगा, वो आप पढ़िएगा। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक ही है, ऊर्जा जल एक ही प्रोडक्ट है अपना, इसके, जी हाँ जी हाँ। या इसके, या इसके? अग्निहोत्र हम्म भस्म है, हम्म जो आप चाहें तो घर पर अग्निहोत्र करके खुद ही बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप सोल से ऑर्डर कर सकते हैं। फिटकरी जो हम्म। है वो आपको मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल वो तो जाती है। मिलते हैं। नहीं नहीं, मुझे ठीक ये है। बताइए कि ये जो है प्रोडक्ट अपने पास कितने हैं, मतलब उंगली पे गिनने लायक है, या बहुत सारे हैं? नहीं नहीं, देखिए खेती में बहुत सारे प्रोडक्टों का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हाँ हाँ, तो आप कौन कौन से फिर ये अग्निहोत्र आप भस्म है? हाँ। आप जब एक अग्निहोत्र भस्म है। हम्म। दूसरा, हम जमीन में जीवाणु स्थापित करने के लिए जीवाणु जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर फसल के अकॉर्डिंग जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे एनपीके हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। फल का साइज बढ़ाने के लिए पोटास हो गया,
हाँ हाँ, ये ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये तो आपके पास आपके मतलब तैयार प्रोडक्ट्स होंगे, वो आप हमको दे देंगे, ऐसा ऐसा कुछ बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जो चीजें है, ये पॉजिटिव करना, ये करना, ये वो साल में एक बार या एक ही बार करना है, और उसके बाद में रिपीट नहीं करना है इसको, ऐसा है? हाँ, बाद में रिपीट नहीं करना, सिर्फ जीवाणु जल चलाते रहना है। और अगर आपके पास बायो फर्टिलाइजर बैग की व्यवस्था है तो उसका आप कल्चर चलाते रहिए बस। नहीं नहीं, इसके मेरा प्रॉब्लम ये मेन है कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो महाराष्ट्र में है, जी और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। तो ठीक है, मुझे वो तो आपने कल हाँ मुझे मुझे बताया। हाँ, तो मेरा क्लोज वहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, मुझे लोगों से करवाना पड़ता है, ये सब चीजें परचेस कर लो, ये कर लो। इवन परचेस भी करना है कहीं बाहर से तो 20 किलोमीटर पे मैंने ये पूरी अरेंजमेंट कर रखी है कि जो भी मटेरियल लगता है वो मैं लाके दे सकता हूँ उनको, और वहां पर करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत जाती है इसमें, क्या है कि आदमी यदि खेत पे खुद रहता है तो वो करने में थोड़ा सा आसानी जाती है, बाहर से दूर से करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मुझे ये सब चीजें जो है मेरे से होगी नहीं होगी, ये मुझे थोड़ा डाउट है। नहीं तो ऐसा कोई फॉर्म मैनेजर नहीं है आपके पास में जो आपको पूरे फॉर्म को और लेबर को मैनेज करता हो? नहीं नहीं, एक ही लेबर है मेरे पास, और वो पूरा करता है अभी तक तो। अच्छा, हाँ, तो फिर आपको उसको समय समय पर आपको खुद उसको को गाइड उसको करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मैं तो करता हूँ। लेकिन अब है ना? देखिए इसमें ये करना है, कुछ मशीनरी लगाना है, तो ट्रैक्टर वगैरह है, स्प्रेइंग आजकल ट्रैक्टर से हो रहा है, कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर से हो रहा है, तो उसमें आदमी का कुछ नहीं लगता है। आदमी का क्या है, सिर्फ इतना ही काम मैंने रखा है कि वॉल चालू करो और ड्रिप चालू करो। ड्रिप के अलग अलग वॉल है, 4-5 प्लॉट है, 5 प्लॉट के 5 वॉल अलग अलग है, वो आज ये चालू करो, कल वो चालू करो, और जहाँ कहीं लीकेज है, कुछ चोकअप है, वो निकालना, ये छोटा छोटा काम हाँ, उसको तो लगता है तो। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऊर्जा जल है या फिर जीवाणु जल है या फिर बाकी कोई भी जैव रसायन वगैरह जो भी आप कंप्लीट करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट चलाते हैं, तो जहां आपने ड्रिप लगा कर रखा हुआ है वहां एक 200-250 लीटर या 500 लीटर की एक टंकी हाँ, रखवा दीजिए। वो तो टंकी है, हाँ वो तो टंकी है, मैं उसमें से ही फीड करता हूँ। बस वो बस वो इतना वो ही। सेटअप इत, तैयार है। इतना ही चाहिए, अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं कीटनाशक नहीं नहीं वगैरह जो। नहीं, ये नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना आप कि भाई 50 किलो गोबर लाना है, 5 किलो छाछ लाना है, अब वो छाछ लाना जो है वो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है। सर, ये तो तब है ना जब आप बायो फर्टिलाइजर बैग लगाएंगे तब लगाना है आपको ये। हाँ हाँ। हम्म है ना? अगर आप बायो हम्म। फर्टिलाइजर बैग लगा रहे हैं तो इसमें केवल एक ही बार फिल करना होता है, फिर 5 किलो गोबर की व्यवस्था कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, आसपास ही मिल ये जाता है। हाँ, तो बायो फर्टिलाइजर बैग जो है वो कितने की होती है, कॉस्ट? अलग अलग है सर, 2.5 एकड़ के लिए अलग है, 4 एकड़ के लिए अलग है, 5 एकड़ के लिए अलग है। मतलब उसकी साइज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एकरेज बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ती जाती है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और उसको क्या डायरेक्ट आप ड्रिप के साथ लगा सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट आप ड्रिप के साथ लगा सकते हैं, या जो जो आपने टंकियां रखी हैं, ये क्या होता है, इसकी सैलरी आप इकट्ठी नहीं निकाल सकते। आपको पर डे 200 लीटर 100 से 200 लीटर तक आप निकाल सकते हैं, तो वो आपको एक टंकी में स्टोरेज करके रखनी पड़ती है। आ, आ, अच्छा, तो आपने वो जो आजकल फेसबुक पे आ रहा है कि एक बैग है, बड़ी बैग है, उसमें से जो स्लरी बाहर निकालो, वो वाला पाइप लगा, वही है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वही। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। ठीक है, उसका मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। और ठीक। इसमें इसमें जो है सैलरी आप 100 से 200 लीटर तक निकाल सकते हो। हम्म और 200 हम्म। लीटर सैलरी निकालने के बाद में ये आप एक टंकी में स्टोरेज करके रखो, जब भी आप पौधों में पानी लगा रहे हो तो उसके साथ में ये सैलरी आपको छोड़ देनी है। तो उसमें ड्रिप चोकअप नहीं होती है? नहीं 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 सर। हाँ हाँ। मतलब वो ये क्या होता है, जितना भी मटेरियल अपन डाल रहे हैं इसके अंदर, ये सारा का हम्म, सारा डिकम्पोज हो जाता है अच्छा। हाँ और हाँ, तो लिक्विड लिक्विड ही उसमें बाहर कोई निकलता हाँ हाँ, उसमें कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहेंगे कि जो कि ड्रिप को चोकअप करेंगे, ऐसा नहीं है। होगा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। कैलाश जी, आपका नंबर बोलिए, मैं आपको इसकी डिटेल भी सेंड कर देता हूँ। 9423 9423 2658 2658 36। 36। हाँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल सेंड करता हूँ और आप मुझे अपने नींबू के प्लांट की एक बार वीडियो या फोटो जो भी होगा आपके पास भेजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मतलब इसी नंबर पे हाई कर दीजिए तो मैं आपको तुरंत भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेंड करता हूँ। ओके ओके।
थैंक यू। सर जी अपना कैलेंडर कब आ रहा है? सर अभी कैलेंडर हमारे पास में दिसंबर तक का है। हाँ दिसंबर तक का आप चाहें तो मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर देता हूँ। चलेगा और सर। और उसके बाद जो कैलेंडर की छपाई होती है वो होती है जनवरी फरवरी के महीने में। अच्छा जब होती है तब बता देना, मैं मंगवा लूंगा सोल से। जी जी जी, मैं अभी आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों माह का आपको सेंड कर देता हूँ। चलेगा सर, ओके। ठीक। हेलो सर। हाँ जी शंकर जी बोलिए। सर जैसे ये अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी जो मिला के हम लोग चलाते हैं, तो इसका अंतराल क्या मतलब रहना चाहिए चलाने के लिए, सर जमीन पे फसल के और स्प्रे के लिए? फसल फसल के दौरान एक ही बार चलाई जाती है ये। अच्छा सर। और अगर बहुत ज्यादा फंगस वायरस की समस्या हमें खेत में देखने को मिलती है तो हम इसका दोबारा इस्तेमाल करवाते हैं, नहीं तो एक वन टाइम ही चलाना होता तो जमीन पे और स्प्रे दोनों सर, दोनों में? है। नहीं, जमीन पे अगर आप जमीन पे चला रहे हैं तो स्प्रे में देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर स्प्रे कर रहे हैं तो जमीन पे चलाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, दोनों दोनों प्रक्रिया में एक ही बार ही करना है आपको। ठीक ठीक सर। जी। सर हमको भी थोड़ा वो बुक जो जो वृक्षा मैं आयुर्वेद और जो अग्निहोत्र भस्म, ये अग्निहोत्र वाला जो ये बुक है, तीन जो बता रहे थे, हमको पीडीएफ अगर सर भेज देते तो अच्छा रहता। मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ कंप्लीट करके और मैं आपको सेंड करता हूँ। जी जी सर, थैंक यू। हेलो दीपक जी। जी हेलो। हरीश जी बोलिए। जी हरीश जी बोलिए। हाँ हाँ, दीपक जी मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। जी। मेरा तो अरेकानट का फार्मिंग है। एरेका नट का है। हाँ जी। हाँ। इस साल आपको शायद मालूम होगा कर्नाटक में तो बारिश मार्च से ही शुरू हो गया। जी तो अब तक भी नहीं छोड़ा है, मगर मार्च टू अगस्त तक तो पूरा एक दिन भी नहीं छोड़ा था बारिश। जी। तो इसकी वजह से अरेकानट में क्या हुआ, हमारा ये बड रॉट डिसीजेस ज्यादा हो गया। ठीक है ये तो हमारे यहाँ कर्नाटक में जो वेस्टर्न घाट में है उधर ज्यादा ये बड रॉट रहता है। सर। वो तो कर्नाटक में लोकल रेसिडेंस क्या है आपका? मेरा तो दावणगेरे करके बैंगलोर टू पुणे में बीच में आता है दावणगेरे करके। बैंगलोर से 250 किलोमीटर। बेंगलुरु से 250 किलोमीटर। हाँ, बैंगलोर पीबी रोड, पुणे बैंगलोर रोड में। ठीक है। हाँ जी। पूना बेंगलोर प्लस। या ठीक है, लगभग 250 किलोमीटर होगा आपका, है ना? हाँ। और ये जो बेलगाम अरेका नट जो लगा के रखा हुआ है आपने, ये कितने क्षेत्र में लगा है? ये मेरा तो 12 एकड़ में है। 12 एकड़। ठीक है। हाँ, ये वही बोला ना, इस साल थोड़ा बारिश ज्यादा होने से जी। ये बड रॉट ज्यादा हो गया। बारिश के कारण लगभग पूरे देश में ही समस्या रही है इस बार। नहीं, ये हमारा यहाँ थोड़ा क्या भी फ्लड वगैरह कुछ नहीं आया, जी। मगर रोज स्प्रिंकलिंग जैसा पानी आता रहता था। ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट में क्या होता है कि ये हमेशा साल में पूरा रहता है, मगर हमारा यहाँ तो ये तो पूरा ये रेनफॉल एरिया भी नहीं है, पूरा ड्राट एरिया भी नहीं है। हमारा जी यहाँ तो इरिगेशन का फैसिलिटी भी है, जैसे डैम वाटर वगैरह, और वाटर टेबल भी अच्छा है। जी। तो बारिश कभी इतना ज्यादा नहीं होता था, मगर इस साल हो गया। ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट वाले क्या करते हैं कि बारिश से पहले और बारिश के बीच में जब बारिश नहीं होता है तब एक बार ये स्प्रे कर लेते हैं फंगस डिसीज के लिए, बड रॉट। जी जी वो बड रॉट फंगल डिसीज है ना। जी। तो हमारा यहाँ भी इस साल हो गया है। फंगल डिजीज की समस्या आई है आपके यहाँ भी? हाँ, वो फंगल डिसीज क्या होता है कि वो तो एयरबॉर्न रहता है। हम्म। वो धीमी से फैलता है, वो फास्ट नहीं है। ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंट का कम रहता है, जो भी पेड़ उसको जल्दी लगता है। वो पानी ठहरता है इसमें, बड में। ठीक है। ताकि
बट में पानी जब गिरता है तो ये फंगल डिसीज उधर पैदा होता है और स्प्रेड होते जाता है आजू बाजू पेड़ के लिए। जी। तो इसके लिए हम तो केमिकल मेटालैक्सिल और मैकोजिब का स्प्रे करने के लिए यूनिवर्सिटी वालों ने बोला था, नहीं तो बोडो मिक्सचर स्प्रे करने को बोला था। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है वैसे। जैसे आप फंगल डिजीज आ भी गई है अगर पौधे में, और वो फंगल डिजीज के कारण पौधे में दिक्कत समस्या समस्या लग रही है आपको, तो हम्म। हमारा जो है 2 ml प्रति लीटर या 3 ml प्रति लीटर सिल्वर एजी का उपयोग करवाते हैं। और एक हम्म। फफूंद भक्षक तरल आता है जिसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दोनों होते हैं। हम्म। आप ये रासायनिक में लेने जाएंगे तो ये दोनों आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक ये है ट्रेंचिंग के लिए या फोलियर स्प्रे के लिए? सर, ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं और 50% का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। है अभी तो फिलहाल तो मैं तो फर्टिगेशन सिस्टम में केमिकल फर्टिलाइजर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट लगाता हूँ। इससे पहले मैं एएमसी लगाता हूँ हर एक साल। जी। जी। अभी तो एएमसी दे चुका हूँ। मैं ठीक है। हमेशा अक्टूबर से शुरू करता हूँ अपना शेड्यूल, अक्टूबर से अच्छा, फरवरी तक। थोड़ी सी मुझे जानकारी दीजिए कि ये 12 एकड़ में जो आपने अरेका नट लगाया हुआ है, इसके लगभग कितने प्लांट होंगे? 4000। 4000 प्लांट है। हाँ। और कितने साल के हो गए हैं? 10 साल से 15 साल के बीच। 10 साल दस का से भी पन... है, 12 साल का भी, 15 साल। जी, 10 से 15 साल। ठीक है। और लगभग आप रासायनिक में इसमें पर ईयर कितना खर्च कर देते हैं? 4000 प्लांट्स के लिए मेरा लगभग 3 लाख जाता 3 लाख समथिंग हो जाता है। ठीक है। तो मैं एक बार आपको फंगल के लिए ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। आप ये ट्रीटमेंट अगर आप चाहें तो 10 पौधों में इस्तेमाल करके देखिए या 15 पौधों में इस्तेमाल करके देखिए, और उसके रिजल्ट के बेस पे फिर आप आगे की प्रक्रिया कीजिए। है। अभी मेरा ये है कि अभी इस महीने से मैं फर्टिगेशन शुरू करने वाला हूँ, ये ठीक है। रासायनिक का। ठीक है। तो ये तो वो भी मेरा एक एग्रोनॉमिस्ट है, उनकी गाइडेंस में करता हूँ ये फर्टिगेशन। जी। उनका एक चार्ट दिया हुआ है, जो भी एनपी के साथ को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपेटेबल नहीं है वो किस जी। किस महीने क्या क्या देना है कि 5 शेड्यूल में स्प्लिट किया हुआ है। ये एग्रोनॉमिस्ट जो हैं वो आपको कैसे सजेस्ट करते हैं? मतलब सॉइल टेस्ट वगैरह प्रिपेयर किया हुआ है उन्होंने, या फिर ऐसे ही नहीं, मन अभी से? 2 साल हुआ था, वो क्या बोल रहा है अभी इस साल करने को बोला है अभी। जी। हाँ, अभी इस साल करने को बोला है। और मेरे को आपसे भी थोड़ा जानकारी है, सॉइल टेस्टिंग है अभी जो अरेकानट प्लांटेशन में हम्म। करना है, तो कैसे करना है? सॉइल टेस्टिंग करना है तो कैसे करना है? हाँ, अग्री अग्री अरेकानट फार्मिंग में अ, पहले मुझे ये जानकारी दीजिए कि 12 एकड़ की जो आपकी भूमि है, सारी मिट्टी एक जैसी है? सारी मिट्टी एक जैसी है, स्ट्रक्चर एक जैसा है? एक जैसा है। तो आपने क्या करना है, 12 एकड़ में आपने अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए 2 एकड़ में आपने एक गड्ढा कर लिया, हम्म। आगे के 2 एकड़ में एक गड्ढा कर लिया, 3 बाई 3 का, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा। ओके। ठीक है। फिर आगे के 2 एकड़ में एक गड्ढा कर लिया, ऐसे करके आपको 5 से 6 गड्ढे करवाने हैं। ओके। और अलग अलग गड्ढे से 2-2 किलो मिट्टी 3 लेयर की आपको निकालनी है। ओके। ठीक है। दो ओके। दो किलो मिट्टी निकालने के बाद में अलग अलग मिट्टी को, 2 किलो मिट्टी को आप मिक्स कीजिए। हम्म। ठीक है। मिक्स करने के बाद में उसमें से, जैसे आपने 6 गड्ढे किए हैं तो 100-100 ग्राम मिट्टी हर एक लेयर की, मुझे हर एक गड्ढे की 100-100 ग्राम मिट्टी आप एक पैकेट में पैक करके मुझे भेज दीजिए। ओके। अभी मैं जैसे हमारा एग्रोनॉमिस्ट का, वैसे भी मेरा 3 दिन पहले थोड़ा डिस्कशन हुआ था। जी। उनका मानना है कि अरेकानट प्लांटेशन का जो भी फीडिंग रूट्स होते हैं वो हम्म। तो विद इन 2 फीट रेडियस में होता है, हम्म। और 1 फीट गहराई में होता है करके बोला है वो। अच्छा। तो फिर उनका क्या कहना है कि आपको हर जो भी सॉइल सैंपल निकालना है, आप हाँ। तो जो भी प्लांट से 2 फीट 2 फीट में निकालो।
नहीं सर, 3x3 का गड्ढा इसलिए हम कराने का बोलते हैं आपको, क्योंकि इसकी जो अरेका नट हो गया या कोई भी प्लांट हो गया, इसकी रूट फैलती हैं। 2 फीट 2.5 फीट जाने के बाद में अंदर ही अंदर ये डेवलप होती चली जाती हैं। हाँ, ठीक है वो भी आपको। पूछा मैं हाँ। उनको। वो जी। क्या बोलते हैं, अभी 9x9 स्पेसिंग में है मेरा रेकर्ड। हाँ। हाँ। तो मैं बोला अभी दोनों पेड़ का भी दोनों रूट्स मिला हुआ है, बोला। वो क्या बोलता है, 1.5 या 2 फीट के बाहर जो फैला हुआ रूट्स है हम्म। उसका कुछ मायना नहीं है। जो भी फीडिंग रूट रहता है वो तो 1 to 1.5 फीट में 70% एफिशिएंसी रहता है, 2 फीट में और 30% रहता है। उसके बाद जो भी रूट्स गया हुआ है वो तो ऑलरेडी, जैसे एज पर्सन, मान लीजिए एक एज पर्सन जो 70-80 ईयर्स का जो काम नहीं कर सकता वैसा हो जाता है। जी। वो बोलता है आप 1.5 to 2 फीट के जो उसी एरिया में आपको फीडिंग करना है, हाँ। इसीलिए आप उधर से ही सॉइल लीजिए और उधर से, उधर का जो भी डिफिशियंसी है वो हम रेकमेंड करते हैं, बोलता है। ये सही गलत मुझे मालूम नहीं। जी। हाँ जी। ठीक है। आ, चलिए, उन्होंने अपने हिसाब से सजेशन किया है। ठीक हाँ है। हाँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3 फीट का जो हम लेते हैं वो हम टोटल ऊपर 6 इंच से लेकर के 3 फीट तक जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट हैं उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए रहती है। है। ठीक है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की जानकारी के बाद में जिन चीजों की भी कमी होती है उन चीजों पर फिर हम काम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर आयरन की कमी है या सल्फर की कमी है तो हमारा फोकस सिर्फ उसी पर रहेगा, बाकी के तत्वों को हम नहीं छेड़ेंगे। हाँ वो तो है, मगर उनका मानना है कि 3 फीट आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ। उतना डेप्थ तो ये रूट्स तो नहीं जाता है। आपको उतना डेप्थ के सॉइल सैंपलिंग का टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? देखिए, 2 फीट का गड्ढा करें या 3 फीट का करें उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। आप जैसे अगर हम 2x2 या 3x3 का गड्ढा करते हैं, जैसे मैं 3x3 का आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो हमारे हम्म। पास में एक ऊपर की लेयर की मिट्टी होती है जो कि 6 से 8 इंच के बीच की होती है। हाँ हाँ। आपको जमीन से 6 से 8 इंच के बीच की मिट्टी निकालनी है, फिर हम मिडिल की मिट्टी निकलवाते हैं जो कि 1.5 फीट की होती है। ठीक है। 1.5 फीट के बाद में जो भी एरिया बचता है, जैसे 2 फीट से लेके 3 फीट तक का एरिया है, तो टोटल बॉटम की मिट्टी जो होती है वो निकालनी हम्म। होती है। आप चाहें तो 2 फीट की करा सकते हैं, लेकिन 3 फीट की कराएंगे अगर बाई चांस किसी पेड़ की जड़ें अगर 3 फीट तक गई होंगी, रूट अगर 3 फीट तक गई होंगी और उसमें अगर हम्म। समस्या आ रही होगी निचले स्तर से, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, इसलिए हम 3 फीट तक की कराते हैं। जो प्लांट की जड़ें हैं वो लगभग लगभग 5 फीट तक फैलती ही फैलती हैं। कुछ प्लांट होते हैं जिनकी 2 फीट 2.5 फीट तक की रहती है और कुछ प्लांटों की 5 फीट तक जाती है। तो आप 3x3 का गड्ढा करा करके अगर सॉइल निकाल लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी ट्राई करता हूँ। मेरा एक 4 एकड़ का मैंगो प्लांटेशन है और हाँ। 4 एकड़ का कोकोनट प्लांटेशन है जी। और एक 10 एकड़ का मैं पैडी का कल्टीवेशन करता हूँ। ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है कि मेरा तो 15 साल का खेती बाड़ी कर रहा हूँ। जी। वो पूरा तो मैं तो केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंड हो चुका हूँ और मैं तो अभी उसके ऊपर भरोसा भी उठ गया है। और भरोसा उठाओ मतलब खर्चा ज्यादा आ रहा है। जी। हाँ, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। मेरा अरेकनट का पहले आता था 15 से 16 क्विंटल पर एकड़ आउटपुट आता जी। था। जी। जी। अब तो वो तो 7-8 किलो तक आ गया, ये डालते अच्छा। डालते। हाँ। पहले पहले 15 से 16 क्विंटल आता था। हाँ, वो ड्राई ड्राई वाला प्रोसेस है। ठीक है। और अभी जो है 7 से 8 हो गया है। 7 से 8 हो गया है। तो ये तो काफी गिर गया है। अगर रासायनिक आप कर रहे हैं तो इसमें तो बढ़ना चाहिए, कम कैसे हो गया? ये वही, अभी हम तो इतना नहीं नहीं सर, टेक्निकल नहीं किया होगा। जो भी पाटिल साहब, जो भी आपने एग्रोनॉमिस्ट रखा हुआ है, या तो उसको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो वो पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा। ओके। ठीक है। उसको या तो खुद के प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उसकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए आपका ये प्रोडक्शन गिर रहा है। ये क्या हो रहा है कि पूरा हमारा एरिया में, पूरा एरिया में ये हम्म। अरेकनट का कोई एक्चुअल ये क्या है कि उनको समझाने वाला नहीं है।
सभी का वैसा ही हो रहा है। मे ठीक भी है 2 साल पहले तो ड्रॉट आया था, इस साल तो इतना बारिश आ गया है कि अब तक तो आधा सीजन खत्म होना था, सीजन अभी शुरू हो रहा है। जी। तो मगर ये तो 3-4 साल से कम हो रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा इस साल थोड़ा साइंटिफिकली जानकारी रख के डिफिशियंसी क्या है देख के ठीक थोड़ा है। प्रैक्टिस क्या करने का क्या सोच रहा था। क्या हम आपके फार्म की एक फार्म विजिट कर सकते हैं? श्योर श्योर। है ना? उससे क्या रहेगा, जब हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे, ग्राउंड लेवल पर जब मिट्टी की कंडीशन देखेंगे या पौधों की कंडीशन देखेंगे, तो हमें और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा उस चीज का। श्योर सर श्योर। है ना? हाँ जी। तो आप मुझे अपना नंबर लिखवा दीजिए, और जब भी हम उस तरफ आते हैं बेंगलोर साइड, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। Yeah, when if you are moving towards Bombay to Bangalore or Pune to Bangalore or from Bangalore to Pune, it is in the ओके। middle. विल बी It is in कोऑर्डिनेट the यू। highway only. जी जी जी। हाँ, हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे जब भी हम आएंगे। ठीक। ठीक है, तो आपका नंबर मुझे बता दीजिए। Yeah, 944 944 88 88। yeah जी। 38 38 45 45 0. 0। Yeah, ठीक है पाटिल साहब, जब भी हमारा बेंगलोर की तरफ ट्रिप लगता है, तो मैं yeah, आऊंगा, या फिर हमारे जो भी एक्सपर्ट वहां पे पहुंचेंगे, मैं उनको आपके यहाँ पहुंचाऊंगा। sure, sure. ठीक है। Yes, thank you, thank तो आपका ये, हम कोशिश करेंगे कि ये जो आप खर्च कर रहे हैं रासायनिक में, इसका खर्च भी कम हो, और आपके जो आपका उत्पादन गिरा है, उस उत्पादन पे हम वापस लेकर के आए आपको। ओके सर। you. सर हेलो। जी, ये आगे का नट बोले तो क्या है? हेलो। आगे हेलो, का नट बोले तो क्या? सुपाड़ी बोलते सर, सुपाड़ी। सुपारी। सुपारी क्या? अच्छा जी अच्छा, हाँ, जी हाँ। ठीक है ठीक। तन्मय जी। हेलो। तन्मय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आपका? चलिए, आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हेलो। कल। हाँ जी तन्मय जी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैं म्यूट पे ही बात कर रही थी। ठीक है। ओके, कोई सो नहीं। आज के लिए हम क्लोज करते हैं। आज का सेशन बहुत लंबा रहा एंड बहुत अच्छे से डिस्कशंस भी हुए। सो थैंक यू दीपक जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद सभी को शामिल होने के लिए इस सेशन में। और हम सोमवार आपके लिए फिर सेशन लेकर के आएंगे। अगर आप डेली जुड़ेंगे, तो एक नई जानकारी आपको रोज मिलेगी किसी न किसी एक्सपर्ट के द्वारा। थैंक यू। थैंक ओके, यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।